A very good evening to all of you. This is Sujit Shira once again with the lectures on the physics, and today's topic is Coulomb's law in electrostatic. Coulomb's law in electrostatics. आज हम कूलम्स लॉ बताएंगे आपको. कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ का आने का क्या एग्जिस्टेंस है. Coulomb's law is a very important law in the physics. It play a vital roles in numerical physics as well as theoretical physics. और ये काफ़ी जेईई नीट में इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इसके आधार पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं और ये आगे के चैप्टर का आधार बनता है. कूलम्स लॉ आगे के चैप्टर का आधार बनेगा और काफ़ी हेल्पफुल होता है. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स एग्जिस्ट करता है. हमने जान लिया कि दो चार्ज फोर्स एक दूसरे पर अप्लाई करता है, एग्जिस्ट करता है, दोनों के बीच में फोर्स डेवलप होता है. तो हमने तो जान लिया कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स डेवलप होता है, लेकिन उस फोर्स को क्वांटिफाई कैसे करेंगे, मतलब कितना फोर्स वो लगा रहा है. मान लीजिए दो चार्ज है Q1 Q2, तो वो कितना फोर्स लगा रहा है. उसे क्वांटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, उसे क्वांटिफिकेशन के लिए ही कूलम्स ने कूलम्स लॉ बनाया, जिसका आधार था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आधार लेकर उसने कूलम्स लॉ को निर्माण किया, फॉर्म किया. जैसे दो चार्ज Q, हमने जान लिया कि दो चार्ज Q1 Q2 आपस में क्या करता है, फोर्स डेवलप करता है. दे डेवलप फोर्स. हमने जान लिया कि दोनों के बीच में फोर्स डेवलप हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है, इसको कैसे क्वांटिफाई करेंगे, इसके व्हाट आर द प्रोसेस टू क्वांटिफाई. तो क्वांटिफाई करने के लिए ही कूलम्स लॉ लाया. ठीक है, कूलम्स लॉ हम जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है, जो हमारा मैटर है, हमारा दो चीज से बना हुआ है, एनर्जी और मास. एनर्जी और मास से बना हुआ है, एनर्जी और मास से बना हुआ है. और हम ये भी देखे हैं, हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी का और मास का बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर होते हैं. जैसे अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो मास के बीच में फोर्स एग्जिस्ट होता है. दो मास के बीच में फोर्स M1 और M2 क्या करता है, फोर्स लगाता है. तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो न्यूटन ने दिया था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा हमने पाया था. तो दो मास के बीच में जब हम जानने लगे कि दोनों के बीच में फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसको न्यूटन ने क्या किया, क्वांटिफाई कर दिया. क्वांटिफाई किसके थ्रू किया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू. जब जो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स एग्जिस्ट करेंगे, डेवलप करेंगे, तो इसको क्वांटिफाई कूलम्स ने किया. और दो मास के बीच में जब फोर्स डेवलप होगा उसको क्वांटिफाई किसने किया, न्यूटन ने किया. तो न्यूटन का ही आधार लेकर कूलम्स ने अपना लॉ बनाया. हम देखते हैं कि न्यूटन कैसे दो मास पर फोर्स अप्लाई करता है. दो मास ले लीजिए M1 M2, दो मास है, इसके बीच में दूरी कितनी है, R. तो दोनों के बीच में फोर्स डेवलप हुआ, इसको हम कैसे बताएं, बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के माध्यम से. इसमें क्या हो गया कि फोर्स ड्यू टू टू मास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास. दूसरा केस न्यूटन ने क्या लिखा,
force is inversely proportional to distance. Force is inversely proportional to square of distance between them. फिर इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक फॉर्मूला तैयार किया जो आया m1 m2 बटा g आपका फाइनली हम इसको न्यूटन ने इसे लिखा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन इज इक्वल टू g m1 into m2 बटा r स्क्वायर। g आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये न्यूटन ने किसी बीच में फोर्स क्वांटिफाई किया, मास के बीच में। इसी का आधार बनाकर कूलम्ब्स ने भी फॉर्मूला तैयार किया, क्वांटिफिकेशन किया कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे डेवलप हो रहा है, उसको हम क्वांटिफाई कैसे करेंगे, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है वो देखिए। Similarly, in similar fashion, Coulomb use the law of Newton. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आधार बनाकर, बेस बनाकर उसने दो चार्ज के बीच में फोर्स पैदा किया। देखिए वहां दोनों मास था, तो यहां हम क्या लेंगे, चार्ज Q1 into Q2। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जिस तरह मास प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसी तरह आपका यहाँ पर यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को कूलम्ब्स ने क्या किया, कंबाइन करके, आफ्टर कंबाइन 1 and 2 Q1 into Q2 r स्क्वायर। और जिस तरह यहाँ पर यूनिवर्सल कांस्टेंट g आया था, उस तरह यहाँ पर आप कूलम्ब कांस्टेंट रखिए। फाइनली ये आपका क्या हो जाता है, Fe बराबर c Q1 Q2 बटा। ये फाइनली न्यूटन ने क्वांटिफाई कर दिया कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, Fe बराबर c डैश Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ये आपका फाइनली क्या है, कूलम्ब्स लॉ है, जिसको हम क्वांटिफाई किए हैं फार्मूला के थ्रू। उसका बेस कौन सा है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कूलम्ब्स ने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आधार बनाकर कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मुलेशन किया। अब देखिए इसको हम स्टेटमेंट के रूप में कैसे लिखेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। According to Coulomb's law, force between the given two charges Q1 and Q2, which is placed at a distance r is given by Q1 Q2 बटा r स्क्वायर।
ये आपका अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन द गिवन टू चार्जेस Q1 and Q2 which placed at a distance r is given by Q1 and Q2 और r स्क्वायर। ये आपका C डैश क्या हो गया, कूलम कांस्टेंट हो गया, कूलम कांस्टेंट। एक चीज यहां हम क्लियर करना चाहते हैं, G जो आपका है ये किसी भी मीडियम से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन आपका कूलम्स लॉ में ये जो कूलम कांस्टेंट है आपका मीडियम से प्रभावित होता है। डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट आपका फोर्सेस होगा बिटवीन द टू चार्जेस। इसको हम दूसरी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, हमने फोर्स बिटवीन टू चार्जेस लाया, C डैश Q1 into Q2 बटा r स्क्वायर, C डैश कूलम, ये आपका कूलम कांस्टेंट हो गया। कूलम कांस्टेंट हमने जो बताया ये क्या करता है, मीडियम टू मीडियम वैरी करता है। C डैश वैरी मीडियम टू मीडियम, मीडियम टू मीडियम वैरी करता है। तो आखिर क्या कारण है कि ये मीडियम टू मीडियम वैरी करता है? आखिर ऐसा मीडियम का कौन सा प्रॉपर्टी है जो मीडियम में आ जाता है जिसके कारण द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस फॉर डिफरेंट मीडियम डिफरेंट होता है? आखिर कौन सा कारण है, आखिर कौन सा फैक्टर है जो आपका रिस्पॉन्सिबल हो जाता है आपको फोर्स को हिंडर करने के लिए? ये C डैश जो आपका है मीडियम टू मीडियम वैरी करेगा। तो उस प्रॉपर्टी का नाम हम बताते हैं जो क्या करता है, फोर्स को डिस्टर्ब करता है, फोर्स को रिड्यूस करता है। डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट फोर्स बनता है, उस प्रॉपर्टी का नाम है परमिटिविटी। परमिटिविटी आपका इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक्स है। परमिटिविटी क्या है? इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, बिटवीन द टू चार्जेस विच अफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम। देखिए आगे हम परमिटिविटी के बारे में बताते हैं। कूलम लॉ के अनुसार हमने दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो लाया Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, और आपका जो कूलम कांस्टेंट है कूलम कांस्टेंट which vary medium to medium। मीडियम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीडियम का कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो 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 कूलम फोर्स को वैरी करता है? डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट कूलम फोर्स होगा, उस प्रॉपर्टी का नाम है, उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज a characteristics of a medium ये मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक्स है बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस करता क्या है, which affect the force दोनों के बीच में जो फोर्स बनता है उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, रिड्यूस करता है। कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। किसी मीडियम के लिए द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ज्यादा हो जाएगा, किसी मीडियम के लिए द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कम हो जाएगा। वो किसके कारण कम हो जा रहा है? मीडियम के परमिटिविटी के कारण, मीडियम के परमिटिविटी के कारण।
अब देखिए इसको हम इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं, इसको इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे एक मीडियम दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है उसको डिस्टर्ब करता है। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, एक मीडियम ये है, ठीक है, एक चार्ज Q1 चार्ज Q2, दो चार्ज है, मतलब कुछ न कुछ उसको खींचता होगा, अट्रैक्ट करता होगा या रिपेल करता होगा, ये दो चीज हो सकता है। तो मान लेते हैं हम स्ट्रिंग, एक लाइन, हम जिस फोर्स से वो उसको फोर्स लगा रहा है हम उसको नंबर ऑफ लाइन के रूप में देखते हैं। मान लीजिए ये जो Q1 है, ये Q2, बीच में मीडियम है, ये आपका 15 स्ट्रिंग भेजता है, 15 स्ट्रिंग ऑफ लाइन भेजता है इधर दूसरे चार्ज की ओर, Q1 Q2 की ओर, लेकिन इसके पास पहुंचता कितना है? 10। इससे पहुंचता कितना है? 10। फिर हम दूसरा मीडियम लेंगे, फिर ये Q1 आपका 15 लाइन ऑफ स्ट्रिंग भेजता है उस पर फोर्स डेवलप करने के लिए, पहुंचता है कितना है? 5। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। मान लीजिए ये कोई दूसरा मीडियम है, इसमें हम 100 स्ट्रिंग ऑफ लाइन भेजें, ठीक है, उस पर फोर्स डेवलप करने के लिए, पहुंचता कितना है? 40। तो बाकी बीच का कहां रह जा रहा है? बाकी बीच का मीडियम ऑब्जर्व कर ले रहा है, बाकी बीच का क्या है? मीडियम ऑब्जर्व कर रहा है। पहुंच कितना रहा है? 40, 60 है, रास्ते में ही रह जा रहा है, मतलब जो 60 रह जा रहा है वही परमिटिविटी है किसका? इस मीडियम का, वो 60 रिड्यूस कर दे रहा है। तो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग परमिटिविटी है, किसी में 60 रुक जाता है, किसी में 40 रुक जाता है, किसी में 20 रुक जाता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? अगर परमिटिविटी कम है तो फोर्स बिटवीन चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स बिटवीन चार्जेस कम होगा, मतलब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मैक्सिमम परमिटिविटी, मिनिमम फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ये हमें एक मिला। और हम परमिटिविटी को इमेजिन भी कर पाए कि परमिटिविटी है क्या, वो किस प्रॉपर्टी का, वो किस तरह का प्रॉपर्टी है मीडियम का, जो दो चार्जेस के फोर्सेस को डिस्टर्ब करता है, फोर्सेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब हम ये तो जान गए, परमिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। इट इज represented by a symbol epsilon, लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं परमिटिविटी, आपका जो है मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दो चार्जेस के फोर्सेस को अफेक्ट करता है। तो जो C जो है कूलम कांस्टेंट है, C क्या है? कूलम कांस्टेंट है किसका? डिफरेंट मीडियम का। तो C डैश और एप्सिलॉन के दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन है, ये दोनों किससे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं वो देखते हैं। How Coulomb constant related to permittivity।
कूलम कांस्टेंट परमिटिविटी से कैसे रिलेटेड है वो देखते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि चार्ज के पास एनर्जी है और इस एनर्जी का कुछ इफेक्ट है। अगर चार्ज है उसके चारों तरफ क्या होगा, एक एनर्जी का इफेक्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, इन द फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ फोर्स की तरह उसका क्या होगा, एक इफेक्ट होगा, उसका क्षेत्र होगा। ठीक है, सिर्फ मान लीजिए पॉइंट चार्ज है। एक चीज और हम बताना चाहते हैं, ये कूलम लॉ किस पर आधारित है, किस चीज के लिए आधारित है, पॉइंट चार्ज के लिए। ये फंडामेंटल लॉ है जो किस पे आधारित है, पॉइंट चार्ज के लिए। अगर पॉइंट चार्ज नहीं रहेगा तो जो इससे जो फोर्स ऑफ लाइन निकलेंगे वो डिफरेंट और डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी टेक फॉर इट पॉइंट चार्ज। हम पॉइंट चार्ज के लिए इसमें यूज करते हैं। तो पॉइंट, हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, टेक अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की तरफ क्या हो, चारों तरफ अगर हम कह रहे हैं कि ये फोर्स लगाता है कि उस इसके चारों तरफ क्या होगा, इस तरह का फोर्स होगा। पॉइंट चार्ज उसके एक स्फेरिकल इफेक्ट है। इस पे किस तरह का स्फेरिकल इफेक्ट है, पॉइंट चार्ज के वजह से इसमें एक स्फेरिकल इफेक्ट है, मतलब एक स्फेयर टाइप का इफेक्ट हम बता रहे हैं। डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्स है जो पूरे एक बैलून की तरह, एक फुटबॉल जो बॉल है उसके तरह है, इसमें स्ट्रिंग ऑफ लाइन निकल रहा है। ठीक है, तो पूरे स्फेयर का बात कर रहे हैं और डिफरेंट एंगल पर इसमें आपका जो फोर्स का लाइन निकल रहा है वो क्या है, डिफरेंट एंगल पर निकल रहा है। तो डिफरेंट एंगल पर निकल रहे हैं तो पूरा ओवरऑल कितना एंगल होगा, ओवरऑल एंगल 4 पाई। तो अगर हम कहीं एक चार्ज रखते हैं, एक चार्ज ऑलरेडी पॉइंट चार्ज है, एक हम चार्ज दूसरी जगह रखते हैं, हम दूसरा पॉइंट चार्ज रखते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट चार्ज रखते हैं और हमें इसमें करना क्या है, सिर्फ एक ही लाइन ऑफ फोर्स से इसको इंटरेक्शन कराना है। मान लीजिए ये चार्ज का एक ही लाइन से इंटरेक्शन हो रहा है। ये पूरा कितना बता रहा है, 4 पाई। पूरा इसका एंगल कितना है, 4 पाई। अलग अलग जो इसमें लाइन ऑफ फोर्स है सबका अपना अपना एक एंगल से क्या कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है। तो एक सिंगल लाइन से हम इस चार्ज पॉइंट दूसरे पॉइंट चार्ज पर क्या कर रहे हैं, फोर्स का इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो वो कितना होगा, इसमें कितना लगाएगा। अगर पूरा 4 पाई है तो सिंगल पर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई। तो दिस इज हाउ our Coulomb constant is related to force of line, 1/4 पाई। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो कूलम फोर्स है कि कैसे प्रभावित होता है परमिटिविटी से। अगर परमिटिविटी कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, परमिटिविटी ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। मतलब कूलम फोर्स एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ओवरऑल हम यहाँ पर क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। फाइनली कूलम कांस्टेंट is related to epsilon in the form of 1/4 pi epsilon। अब जब हम ये दोनों को रिलेट कर दिए हैं तो हमारा कूलम लॉ किस तरह का फॉर्म ले लेगा। now after Coulomb's law become 1/4 pi epsilon Q1 to Q2 बटा R square।
इस तरह का फॉर्म ले लिया, क्योंकि हमारा जो C है वो एप्सिलॉन से रिलेटेड है, किस तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, और इसके पहले भी हम लैंड आर्मस्ट्रिंग के थ्रू हम एक्सप्लेन किए थे। तो हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या हो गया, Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 into Q2 बटा R स्क्वायर। आगे हम इसको विस्तृत रूप से बताते हैं। Fe 1/4 पाई Q1 into Q2 बटा R स्क्वायर। हम चार्जेस को किसके बीच में फोर्स डेवलप हो रहा है कि कोई ना कोई मीडियम होगा। अगर मान लीजिए एयर है तो एयर होगा। हम अलग अलग मीडियम यूज कर सकते हैं, प्लेट हो सकता है, स्टील हो सकता है, कॉपर हो सकता है, अलग अलग मीडियम, वाटर हो सकता है, सेरेमिक्स हो सकता है, अलग अलग मीडियम होगा, उसमें अलग अलग हमारा कूलम्ब फोर्स आएगा। तो ये हमारा एप्सिलॉन m है जो मीडियम के लिए है। अगर हम जो लॉ बनाते हैं वो फंडामेंटल लॉ बनाते हैं, यूनिवर्सल लॉ बनाते हैं, और वो हम उस जगह का यूज करते हैं जिसे पॉइंट चार्ज और वैक्यूम के लिए यूज करते हैं। मतलब उस जगह पर जहां पर जो कोई मीडियम ना हो, उसका एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, उसको एक आइडियल मानकर उसी के आधार पर हम डिफरेंट चीजों को अप्लाई करते हैं। जैसे जो हम यहाँ एप्सिलॉन बता रहे हैं, वो परमिटिविटी जो हम मीडियम का यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, वो परमिटिविटी हम फ्री स्पेस का कैलकुलेट करेंगे। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, तो एक ऐसा समय आएगा जिसमें क्या होगा, देयर विल बी नो एयर। तो जहां एयर नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, फ्री स्पेस कहेंगे। तो फ्री स्पेस में दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, परमिटिविटी मिनिमम होगा, क्योंकि वहां पर किसी तरह का कोई मीडियम ही नहीं है। तो मीडियम नहीं है तो परमिटिविटी कम होगा, परमिटिव ऑब्वियस कम होगा, तो फोर्स मैक्सिमम होगा। तो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो अब Fe क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 बटा R स्क्वायर। अब हम बताना चाह रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर ठीक है। उसी तरह एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमारा आ जाएगा 8.85 × 10⁻12। इसका हम डायमेंशन लिख देंगे, तो मिनिमम परमिटिविटी maximum force between two charges। मिनिमम परमिटिविटी होगा तो मैक्सिमम फोर्स होगा, अगर मैक्सिमम परमिटिविटी होगा तो मिनिमम फोर्स होगा। दिस इज हाउ दिस इज रिलेटेड।
अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने तो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, जो आपका परमिटिविटी है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ये आपका रेफरेंस वैल्यू हो गया या आइडियल वैल्यू हो गया। आइडियल वैल्यू इन फ्री स्पेस, इसका हम आधार बनाकर बाकी मीडियम का हम क्या करते हैं, कोरिलेशन